स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहेंगे, जैसे कि हमने फार्मा तो कंप्लीट कर ली थी, अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग करेंगे हम। ठीक है, सब अच्छे से ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है ना आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको पता नहीं होगी। तो ठीक है, हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड मेंटल इलनेस एज अकाउंटिंग फॉर व्हाट परसेंट ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। जो WHO है उसने आइडेंटिफाई किया है मेंटल इलनेस को। तो ये पूछना चाह रहा है कि इस मेंटल इलनेस का कितना मतलब बर्डन पड़ रहा है लोगों पे, कितना परसेंट ये जो डिज़ीज़ है वो बर्डन डाल रही है। ठीक है, तो वो हमारा कितना है, 14%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। नेक्स्ट है जो ICD-10 है, उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हम किस चीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ है, तो हम उसका यूज़ मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ICD-10 की क्लासिफिकेशन को हम मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट ओरिएंटेशन एंड रिकॉल। कौन सा टेस्ट करते हैं हम पेशेंट की ओरिएंटेशन और उसका रिकॉल लेवल चेक करने के लिए? कौन सा टेस्ट करते हैं? तो हम करते हैं MMSE। कौन सा? MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में मेनली हमें क्या देखना होता है? ओरिएंटेशन अगर ठीक है तो 10 नंबर, रजिस्ट्रेशन अगर उसने अच्छे से किया तो 3 नंबर, कैलकुलेशन अच्छे से कर रहा है तो 5 नंबर। ठीक है, रिकॉल के 3 नंबर, लैंग्वेज के 9 नंबर, और टोटल स्कोरिंग कितनी होगी? 0 से 30 के बीच में। अगर 24 से ऊपर है ना तो मतलब वो ठीक है, उसका कॉग्निशन लेवल। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या होता है और है इसमें थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट। थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट क्या होता है? इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ए टेस्ट इज़ यूज टू असेस इनसाइट लेवल का पता लगाना चाहिए। ठीक है, कि भाई उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं या फिर जो भी हम उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको पता भी है या नहीं, उससे वो मतलब भाई उसको समझ आ रहा है या नहीं। बेसिकली हम इसके अंदर देखो करते क्या है, इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी उसको। ठीक है, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू प्रोवाइड अ स्टोरी ऑफ व्हाट द पिक्चर रिप्रेजेंट। इसमें ना कुछ इमेजेस देंगे। थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग पिक्चर्स दे दी जाएंगी जिसमें अलग अलग ड्राइंग्स होंगी। किसी में कोई आदमी जा रहा है, कोई घर से बाहर आ रहा है, तो उससे पूछेंगे कि ये जो पिक्चर्स हैं वो क्या बता रही हैं, क्या स्टोरी है इसकी। आप तो जैसा भी उसको समझ में आएगा वो बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री डिप्रेशन लेवल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डज नॉट। क्या चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती? देखो कौन सी होती है, कोग्निशन भी देख ली हमने, इनसाइट भी होती, परसेप्शन भी होती है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सिस्टमेटिक इवेलुएशन। जब सिस्टमेटिक इवेलुएशन करते हैं बिहेवियर का, इमोशन का, कोग्निटिव फंक्शन का, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, ये सब होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, उस इंसान की बिहेव कैसा कर रहा है, उसके इमोशंस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर उसका कोग्निटिव फंक्शन कैसा है, तभी तो पता चलेगा ना। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फॉर मेंटली इल पेशेंट। अगर हमने कॉमन असेसमेंट करनी है भाई ये मेंटली तौर से ठीक है गलत है, भाई दिमाग ठीक काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंटल। सबसे पहले जब ये एग्जामिनेशन करते हैं ना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी जर्नल अपीयरेंस और बिहेवियर को देखते हैं। क्या करते हैं, जर्नल अपीयरेंस और बिहेवियर को देखते हैं। देखो कंपोनेंट क्या होते हैं MSC के, यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के, आर आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक है, जर्नल डिस्क्रिप्शन, भाई अपीयरेंस, उसकी उसकी मोटर एक्टिविटीज़, उसका बिहेवियर, उसकी स्पीच पैटर्न, ठीक है, उसका एटीट्यूड, उसकी इमोशंस, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है। ठीक है, और परसेप्शन डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई इल्यूजन हेलुसिनेशन ये सब तो नहीं है। ठीक है, सेंसोरियम और कोग्निटिव एबिलिटी मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशन, मेमोरी, ये सब चेक करा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आस्किंग अ पेशेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, आस्क करते हैं पेशेंट से डेट क्या है, मंथ क्या है और ईयर कौन सा है। ठीक है, कि ये सब किस
क्यों पूछ रहे हैं, क्या चीज़ चेक करनी है हमने? डिलीरियम के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। तो सीधी सी बात है, हमने कितनी बार बुक्स में पढ़ा है कि डेट मंथ हम इसलिए पूछते हैं ताकि भाई वो बंदा ओरिएंट है या नहीं, उसको पता है कि नहीं कि कहाँ है वो, ठीक है, ओरिएंटेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, ए नर्स एंटर्स द रूम ऑफ अ पेशेंट विद अ कोग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर। एक नर्स जो है वो एंटर कर रही है पेशेंट के रूम में, ठीक है, जो लेकिन उस पेशेंट को क्या है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर है, उसके रूम में गई है, ठीक है। एंड आस्क, उससे पूछ रही है, व्हाट डे ऑफ द वीक, कौन सा दिन है, कौन सा वार है, वो उससे पूछ रही है। तारीख क्या है, मंथ कौन सा है और साल कौन सा चल रहा है और आप कहाँ पे हो, ये सब पूछ रही है उससे। तो नर्स ये सब पूछ के क्या देखना चाह रही है, वो ये सब पूछ के ओरिएंटेशन चेक करना चाह रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस। जो स्टैंडर्ड्स है मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस के, उनको पब्लिश किया गया था। किसने पब्लिश किया था? तो वो पब्लिश किया था ANA ने, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है, यू टेल अ 65 ईयर ओल्ड पेशेंट। आप 65 ईयर ओल्ड पेशेंट को बता रहे हो कि लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। पहले आपको सुनना है और फिर मुझे रिपीट करना है। एप्पल, पेन और टेबल, ठीक है। इफ़ ही रिपीट्स, अगर वो रिपीट कर देगी तो 3 वर्ड्स को इमीडिएटली अगर वो कर देती है आफ्टर यू इन द करेक्ट अगर सीक्वेंस में, तो इससे आपको क्या पता चलेगा? अब आपने बोल दिया कि मैं 3 वर्ड बताऊंगी और आपको बोल देने हैं, तो अगर वो ऐसा कर देती तो इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा रिकॉलिंग पावर कैसी है उसकी, कि भाई अभी बताया था वो बता पा रही है या नहीं, याद करने की क्षमता है या नहीं है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोजेशन ऑफ मेंटल इलनेस वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज इन करेक्ट। ठीक है, मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, इनकरेक्ट है? इसमें है ऑप्शंस, लाइफ सर्कमस्टांसेस कैन, कि जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल हेल्थ को बर्थ से। सेकंड है, इनएबिलिटी टू डील, हम जब डील नहीं कर पाते इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से तो हम मेंटल इलनेस में चले जाते। ऑप्शन पढ़ ली हमने, ठीक है, कि भाई लाइफ जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो उससे भी आदमी स्ट्रेस में आ जाता है, इन्वायरमेंट की कंडीशन से भी आ जाता है, ये भी बात ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप भी अफेक्ट कर देते हैं, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, इसने बोला कि जो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है। कुछ लोग जो होते हैं बच्चे, वो स्टार्टिंग से ही जो है उसमें मेंटल इलनेस होती है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है। जैसे इसने बोला है कि कॉजेज़ ऑफ मेंटल इलनेस और एबनॉर्मल बिहेवियर बायोलॉजिकली भी हो सकते हैं, साइको सोशल फैक्टर्स भी होते हैं और सोशो कल्चरल भी होते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। और बायोलॉजिकल के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे हेरिडिटी, बायोकेमिकल फैक्टर्स जैसे कि हमारे ब्रेन को जो डैमेज कर देते हैं, फिजिकल जैसे कि माल न्यूट्रिशन है या फिर स्लीप डेप्रिवेशन है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन अराइज हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है, ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस्ड मेंटल डेप्रिवेशन इज। क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसा होगा वो बच्चा जिसको मेंटल डेप्रिवेशन एक्सपीरियंस हो रही है, तो वो बच्चा कैसा होगा, प्रोनेस टू इलनेस, प्रोन टू इल क्या होता है बताओ, कभी लिख भी दिया करो कि क्या होता है ये। तो देखो, प्रोन टू इल क्या होता है, मेंटल डेप्रिवेशन मीन्स द चाइल्ड इज डिप्राइव्ड फ्रॉम मैटरनल स्टिमुलेशन ऑफ मदरिंग केयरिंग एंड अफेक्शन। मैटरनल डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि चाइल्ड डिप्राइव्ड है। देखो क्या होता है ये मैटरनल डेप्रिवेशन, कि भाई उसको माँ का प्यार नहीं मिल रहा हो, केयर ना मिल रही हो, लव अफेक्शन ना मिल रहा हो, उससे दूर रखा जा रहा हो, तो भी उसका मेंटल स्टेटस ख़राब होता है, ठीक है ना। तो वो बीमारी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जिसकी तरफ उसे नहीं जाना चाहिए वो उधर जा रहा है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर्स फॉर चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। इसने बोला कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, बताओ कौन कौन से हैं रिस्क फैक्टर्स। तो ये सारे ही आएंगे, जैसे पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी, रिपीटेड अर्ली सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब यही है कि
कुछ पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी होती है जिस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर कर देते हैं, या फिर वैसे ही वो पेरेंट्स से अलग रह रहा है, या फिर हार्श और इनएडिक्वेट पेरेंट्स हैं उसके। तो ये सारे ही रीज़न हैं एक बच्चे के अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स अमंग चिल्ड्रन एक्सेप्ट। फॉलोइंग क्या है? बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं चिल्ड्रन के अंदर, कौन सी नहीं है बिहेवियर प्रॉब्लम? बताओ कौन सी नहीं है? तो ये फिजिकल हेल्थ जो है ये कोई कारण नहीं है, ठीक है। बिहेवियर प्रॉब्लम, बिहेव कब चेंज होता है? या तो माँ बाप हमारा अच्छे से ध्यान ना रख रहे हो, हमारी केयर ना कर रहे हो, ठीक है, तब हमारा बिहेव चेंज हो जाता है। फैमिली का एनवायरनमेंट गंदा है तो बिहेव चेंज हो जाएगा, और सोशल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए साइकेट्रिक इलनेस इज मैनिफेस्टेड बाय। जो साइकेट्रिक इलनेस है वो कैसे मैनिफेस्ट होती है? डिस्टर्ब, अनपॉपुलर बिलीफ, गुड कंसंट्रेशन, ये मेरे हिसाब से ये है डिस्टर्ब्ड बिहेवियर और इम्पेयर्ड फंक्शंस एंड पुअर फीलिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। कौन सा ऐसा साइन है, मतलब कौन सा ऐसा साइन नहीं है पुअर मेंटल हेल्थ का, ठीक है, जिससे हमें पता चलता हो कि इसकी पुअर मेंटल हेल्थ, ऐसा कौन सा साइन है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना इज नॉट अ साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बी अवॉइडेड। क्या बोला है इसने? प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट चाहते हैं तो क्या चीज़ अवॉइड करेंगे? अनहेल्दी क्रिटिसिज्म अवॉइड करेंगे, ठीक है। अनफेवरेबल कंपैरिजन को भी, ऐसा नहीं है कि बेफालतू का कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओवर डोमिनेंस ऑन चाइल्ड पर्सनैलिटी, कि भाई डोमिनेटिंग हो, मैं ही मैं हूँ, या फिर ये है, ये नहीं है तो इसके बिना कुछ काम ही नहीं होगा, ठीक है। ये सबको अवॉइड करना चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल रेफरल्स बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स। जब मल्टीपल रेफर्स होते हैं साइकेट्रिक के बीच में और अदर प्रोफेशनल्स के बीच में, मल्टीपल रेफरल्स जब होते हैं तो वो क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो वो होता है पिंग पोंगिंग कहलाता है। पिंग पोंगिंग, मल्टीपल रेफरल्स मतलब देखो, पिंग पोंगिंग क्या होती है? एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, रिपीटेडली पासिंग अ पेशेंट फ्रॉम वन फिजिशियन टू अनदर फिजिशियन एंड अगेन टू अ थर्ड पार्टी। पिंग पोंगिंग में होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर देखो, पिंग पोंगिंग में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट, जैसे कोई बीमारी है उसको, तो वो चेक कराने के लिए गया उसको, ठीक है, तो चेक कराने के लिए गया तो उसको क्या होता है कि नहीं, क्या पता इसने ठीक बताया होगा नहीं, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से भी उसे संतुष्टि नहीं होती, फिर वो चौथे के पास जाता है, तो ये सब पिंग पोंगिंग कहलाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ सर्कल इन फैमिली जीनोग्राम। जो सर्कल का साइन होता है फैमिली के जीनोग्राम में, उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि ये फीमेल है, ठीक है। फैमिली जीनोग्राम एक फैमिली मैप होता है 3 और मोर जनरेशन्स का, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप के रिकॉर्ड्स होते हैं, डेथ का रिकॉर्ड होता है, ऑक्यूपेशन का रिकॉर्ड होता है, हेल्थ का और इलनेस का। अब साइन ऑफ सर्कल तो हमने बता दिया कि फीमेल का है, लेकिन जो स्क्वायर का है, स्क्वायर का साइन है वो मेल के लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच टर्म रेफर्स टू साइंस दैट डील्स विद promotion of mental health and prevention of mental illness through application of psychiatric and psychology। वो कौन सी टर्म होती है, ठीक है, वो कौन सी टर्म है जो क्या डील करती है, प्रमोट करती है मेंटल हेल्थ को, प्रिवेंट करती है मेंटल इलनेस को, किसके थ्रू? साइकेट्रिक और साइकोलॉजी की एप्लीकेशन के थ्रू। कौन सी ऐसी वो कंडीशन है? तो वो होती है मेंटल हाइजीन। एक ऐसी टर्म है जिससे हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं मेंटल हेल्थ को और प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, मेंटल हाइजीन रख के। मेंटल हाइजीन क्या है? एक साइंस है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, जिसके थ्रू हम मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं इलनेस को।
नेक्स्ट, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी डिफाइंड। मेंटली हेल्दी पर्सन कौन होगा? मेंटली हेल्दी वो होगा जो फ्री होगा, फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम से फ्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल। टेम्परेरीली अगर कोई जा रहा है कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल से, तो वो क्या कहलाएगा? वो पैरोल पे जाएगा, ठीक है, पैरोल पे। पैरोल पता चल गया कि कुछ टाइम के लिए जा रहा है वो। एब्सकॉन्ड क्या होता है? एब्सकॉन्ड मतलब लीव द हॉस्पिटल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, बिना जानकारी के जब कोई चला जाता है पेशेंट, तब उसको एब्सकॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए साइकेट्रिक पेशेंट इज डिस्चार्ज बाय कंसर्न मेडिकल ऑफिसर आफ्टर देयर रिलेटिव्स furnish a bond along with an undertaking that the mentally ill person shall be prevented from causing injury to self or others. The patient got discharged under which type of discharge? देखो, क्वेश्चन ये है कि जो पेशेंट के साथ वाले थे वो मेडिकल ऑफिसर के पास गए, उनके रिलेटिव्स, ठीक है, और उन्होंने बोला कि मेंटली इल है भाई, ये दूसरों को भी नुकसान कर सकता है और खुद को भी कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने सलाह की और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको डिस्चार्ज करके घर ले जाते हैं। तो पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये कौन से टाइप का डिस्चार्ज है? तो ये है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। उन्होंने डिस्कस किया है स्पेशल एमओ के साथ कि भाई ऐसी ऐसी है, तो हम इसको घर लेके जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर सर्कमस्टांसेस के अंदर लिया गया डिस्चार्ज है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आनंद मेंटली इल है और नीड टू बी एडमिटेड। उसको ज़रूरत है कि भाई जल्दी से उसको इंचार्ज मतलब एडमिट करवा दें, ठीक है, एज ऑफ द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के अकॉर्डिंग। तो इन दिस केस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी ट्रू नहीं है वो बतानी है। तो इसके अंदर है, ही शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 72 आवर, या फिर द मजिस्ट्रेट शुड मीट मिस्टर आनंद से मिलेगा। या तो पहला तो इसने स्टेटमेंट बोला है कि उसको मजिस्ट्रेट बिफोर मजिस्ट्रेट से पहले ही 72 घंटों के अंदर अंदर करवा देंगे एडमिशन उसका। सेकंड है कि मजिस्ट्रेट मिलेगा पहले, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर, फिर उसका एग्जामिनेशन लेगा। तीसरा है मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस द रिसेप्शन ऑर्डर, कि मजिस्ट्रेट प्रोड्यूस करेगा रिसेप्शन ऑर्डर इमरजेंसी के केस में। और लास्ट है मजिस्ट्रेट इज़ एलिजिबल टू एक्सटेंड, कि भाई वो टाइम को एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका है राइट आंसर सी। इसमें क्या क्या ठीक है? ए भी ठीक है, इसमें बी भी ठीक है और डी भी ठीक है, ठीक है। तो लास्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ा है हमने कि आराम से आया है, उसने डिस्कस किया है, किसके बेसिस पे? एमओ के ओपिनियन लिया, उसके बाद ही। तो कोई इमरजेंसी कंडीशन तो है नहीं, तो इसीलिए इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट के तौर पे निकाल दिया, बाकी सब ठीक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज एमेंडेड, कब बना था इंडियन मेंटल हेल्थ? तो ये हमारा आया था 1987 में, ठीक है। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ने कब पास किया था मेंटल हेल्थ एक्ट को? 1987 में। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी अमेंडमेंट कब हुई थी? इंडियन लुनेंसी एक्ट की जो लुनेंसी एक्ट था वो 1912 में आया था। याद रखना, मेंटल हेल्थ एक्ट तो 1987 में और लुनेंसी एक्ट 1912 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए क्लाइंट विद अ साइकोटिक डिसऑर्डर। एक क्लाइंट को क्या है? साइकोटिक डिसऑर्डर है। वो क्या कर रहा है? रिफ्यूज़ कर रहा है, बात लेने से और कपड़े बदलने से मना कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज कॉन्ग्रुएंट विद द रोल ऑफ नर्स एज अ मदर सरोगेट? तो क्या है? क्या इंटरवेंशन लेगी नर्स एज अ मदर सरोगेट? क्या करना चाहिए उसको, ठीक है। तो वो क्या करेगी? असिस्ट क्लाइंट टू बाथ एंड चेंज, असिस्ट करेगी ड्यूरिंग बाथ और ड्यूरिंग चेंजिंग द क्लोथ्स, ठीक है, ये याद रखना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर। सारे न्यूरोटिक हैं सिवाय किसके? किसके सिवाय? स्कीजोफ्रेनिया क्या है? याद रखना, स्कीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक है और बाकी सारे न्यूरोटिक हैं, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर क्या है साइकोसिस और न्यूरोसिस में? बेसिक जो अंतर है वो इनसाइट का अंतर है, ठीक है। इनसाइट का क्या होता है? देखो, बेसिक डिफरेंस क्या है साइकोसिस न्यूरोसिस में?
अब देखो, न्यूरोसिस के अंदर जो होता है प्रेजेंस होती है इनसाइट, मतलब उसको पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है या फिर क्या दिक्कत क्या है। लेकिन साइकोसिस के अंदर पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं पता होता, उसको कुछ नहीं पता होता, और वो कौन है? स्कीज़ोफ्रेनिया। ठीक है, साइकोसिस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, द चीफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। कौन सा ऐसा फीचर्स है जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है साइकोटिक डिसऑर्डर को, फीचर बता रहा है? तो कन्फ्यूजन होना उसको फैंटेसी और रियलिटी के। साइकोटिक, ठीक है, अभी बताया। स्कीज़ोफ्रेनिया वाले अगर आपकी कभी ड्यूटी लगी हो क्लिनिकल में तो देखा होगा उसको किसी चीज़ के अवेयरनेस नहीं होती, वो बिल्कुल बहुत दुनियादारी से सब, उसको कुछ नहीं लेना देना होता। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है फैंटेसी और रियलिटी के बीच में, उसे समझ ही नहीं आता अंतर। ठीक है, क्योंकि उसकी जो इनसाइट होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग? कौन कौन से ट्रेंड्स हैं साइकेट्रिक नर्सिंग में? तो जो ट्रेंड्स हैं वो क्या है? प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन न्यू एंड एमरजेंसी रोल, की प्रैक्टिस करना नर्सिंग एक नए और एमर्जिंग यानी कि एनर्जेटिक रोल, या फिर ऐसा रोल जिसमें कि भाई वो एक क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। ठीक है, व्हाट आर नॉट द मिसकंसेप्शन? कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग? कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है? मतलब जो बात ठीक है वो बता रही हैं। तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट, कि हम मेंटल हेल्थ इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये पॉसिबल है। हाँ, तो ये बात ठीक है, ठीक है ना, ये कोई मिसकंसेप्शन नहीं है हमारी, कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन द नर्स वुड टीच टू प्रिवेंट रिलैप्स इन अ क्लाइंट विद साइकेट्रिक इलनेस? कौन सी इनमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो नर्स बताएगी पेशेंट को? कौन सा पेशेंट है वो? साइकेट्रिक इलनेस का पेशेंट है, ताकि क्या उसको रिलैप्स प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो कौन सी ऐसी बात है? रिलैप्स प्रिवेंट कर सके मतलब उस कंडीशन को कंट्रोल कर सके, तो ऐसा क्या बताएगी? तो उसको बताएगी क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है ना, रिलैप्स का मतलब बता दिया, रीअकरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स आफ्टर अ रिकवरी, कि भाई ऐसा क्या करे कि दोबारा उसके अंदर वो डिजीज़ ना आए या फिर वो उसको रोक ले। तो भाई स्ट्रेस लेना ही लेना नहीं है उसने। ठीक है, नेक्स्ट है थेरेपेटिक रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट फेज जो होता है थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का, उसको क्या बोलते हैं? पहला फेज जो होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्री इंटरेक्शन फेज। क्या बोलते हैं? प्री इंटरेक्शन फेज। ठीक है, अब फेजेस देखो, एक है प्री इंटरेक्शन फेज, दूसरा है इंट्रोडक्टरी फेज, तीसरा है वर्किंग फेज, और चौथा है टर्मिनेशन फेज। ठीक है, प्री इंटरेक्शन में क्या होता है? ये कब शुरुआत होता है? जब वो पहली बार मिलते हैं नर्स और क्लाइंट। ठीक है, लेकिन जो नर्स होती है उसको इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर से या फिर हेल्थ टीम मेंबर से, पेशेंट की हिस्ट्री देख के उसको पता चल जाता है। अब बात आती है ओरिएंटेशन फेज में, वो क्या करते हैं इसमें? ड्यूरिंग दिस फेज बोथ बिकम एक्वाटेटेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, रेपो बनाते हैं। ठीक है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और क्लाइंट सेंटर्ड गोल और प्रायोरिटीज़ पे काम करना शुरू कर देती है। और वर्किंग फेज में क्या करती है? थेरेपेटिक वर्क डन करती है, एक्चुअल बिहेवियर चेंज लेने की आती है उसके, जब उसकी हेल्प कर रही होती है उसकी मेंटल इलनेस से प्रिवेंट करने में। और टर्मिनेशन में क्या होता है? जब वो उसको डिस्चार्ज कर देती है, भाई हाँ इसकी कंडीशन अब ठीक है पहले से। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट फेज जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, वो क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल जब आईपीआर मेंटेन होता है तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग विच फेज, कौन से फेज के टाइम पे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन द नर्स शुड एक्सपेक्ट दैट पेशेंट में टेस्ट द कम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट ऑफ अ नर्स, कि जब पेशेंट टेस्ट करता है कम्पिटेंसी और कमिटमेंट ऑफ अ नर्स, कौन से फेज में? और उनकी कम्युनिकेशन होती है भाई प्री इंटरेक्शन में, वर्किंग में, ओरिएंटेशन में, कब होता है ये बताओ? कि कमिटमेंट जो वही नर्स कर रही है उसको पूरी भी करे। बताओ क्या राइट आंसर रहेगा इसका? तो इसका राइट आंसर है बी,
ओरिएंटेशन फेज, कमिटमेंट वगैरह करती है वो उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप द नर्स माइट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओरिएंटेशन फेज के टाइम पे जो हेल्पिंग रिलेशनशिप होता है, नर्स डू इनमें से क्या करती है वो ओरिएंटेशन फेज के टाइम पे। तो ओरिएंटेशन फेज के टाइम पे वो क्या करती है, वर्क टुगेदर विद, वर्क करती है क्लाइंट के साथ मिलकर, ताकि वो जो एस्टेब्लिश कर सके गोल क्या है, ठीक है। गोल एस्टेब्लिश करेगी, भाई ये आगे जाके हमने अचीव करना है वर्किंग फेज के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन वर्किंग विद द पेशेंट, जब वो वर्क कर रही होती है पेशेंट के साथ, व्हेन मतलब वर्किंग फेज में, वन इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर, कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम होता है जब वो टर्मिनेशन फेज के लिए भी तो प्रिपेयर करना होता है ना उस पेशेंट को, कब करती है, तो वो ओरिएंटेशन के टाइम पे ही बता देती है उसको सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, जो इनिशियल फेज होता है ना नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अक्कर, तो क्या चीज़ होती है उनमें सबसे पहले, तो जब इनिशियल फेज होता है ना नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का, उसमें क्या करते हैं दोनों, एक्सप्लोर करते हैं अल्टरनेट बिहेवियर्स को, ठीक है, एक्सप्लोर करना अल्टरनेट बिहेवियर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अ थेरेपेटिक, इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप के बीच में, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है बताओ, वो होता है ट्रस्ट बनाना, ठीक है। तभी आपका कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें ट्रस्ट ही मेन मायने रखता है। नेक्स्ट क्या है, ये नर्स डेमोन्स्ट्रेट केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी, ट्रस्टफुलनेस, नर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रही है केयर, सिंसियरिटी, एम्पैथी और ट्रस्ट वर्दीनेस, ठीक है। तो इसमें क्या कर रही है, मतलब वो ट्रस्ट बना रही है, सिंसियर है, ऐसा क्यों कर रही है, किस चीज़ के लिए, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन के लिए कर रही है, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हेन यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, जब वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करेगी नर्स क्लाइंट के रिलेशनशिप के बीच में, तो नर्स मस्ट बी मोस्ट अवेयर ऑफ, किसके बारे में पता होना चाहिए जब वो ऐसी कम्युनिकेशन कर रही है, तो उसको नर्वस हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो कर पाएगी और तभी तो अगला समझ पाएगा ना। नेक्स्ट देखो, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट, इम्पोर्टेंट क्या एस्पेक्ट है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बीच में, क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, वो होता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट के साथ, द वर्ड रेपो का क्या मतलब होता है, रेपो होता है टू शो जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ गुडविल, जेन्युइन फीलिंग्स शो करना, जेन्युइन रिस्पेक्ट, भाई ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से हम कर रहे हैं कि हाँ जी आप ठीक हो जाओगे, आप ये ले लो वो कर लो, ठीक है। एक रेपो भी मेंटेन करनी होती है कि अगले वाले को भी लगे कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ और ये मेरी बहुत अच्छी केयर कर रही है, एक जेन्युइनली ये मेरे लिए वर्क कर रही है, और वो तभी होगा जब आप एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, सबसे डिफ़िकल्ट फेज पता ही आपको कौन सा होता है, टर्मिनेशन फेज होता है। नेक्स्ट है, व्हेन अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ एंडिंग, जब नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप ख़त्म होता है, तो पेशेंट में रिएक्ट बाय, कैसे रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, हमें कोई भी छोड़ के जाता है तो गुस्सा ही होंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर मोस्ट नर्सिस द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, मोस्ट नर्सिस के लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होता है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का, तो वो पार्ट होता है हमारा रिमेनिंग थेरापेटिक एंड प्रोफेशनल एट ऑल टाइम्स, कि हमेशा थेरापेटिक रहना और प्रोफेशनल बने रहना हर टाइम, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द गोल्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कैन बी अचीव ड्यूरिंग, बहुत सारे जो गोल होते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के, वो कौन से फेज़ में हम अचीव करते हैं, तो वो अचीव करते हैं वर्किंग फेज़ के अंदर, कौन से फेज़ में, वर्किंग फेज़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
A phenomena during therapeutic nurse-client relationship when client unconsciously transfer to the nurse feelings and behavior predisposing form towards a person from his or her past is. इसने क्या बोला है कि एक फिनोमिना जब थेरेपेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप के बीच में क्या होता है, कोई क्लाइंट अनकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं कर रहा, अनकॉन्शियसली किसी नर्स के रिगार्डिंग फीलिंग और बिहेवियर प्रीडिस्पोजिशन बना लेता है, ठीक है, टुवार्ड्स अ पर्सन, कैसे भी भाई अपने पास्ट के हिसाब से देख के या फिर जो भी है अपकमिंग के हिसाब से वो जो भी अपना बिहेवियर बना लेता है कि भाई इसके रिगार्डिंग कि नहीं ये तो मेरी ऐसी है, ये तो मेरी तो बेटी जैसी लगती है, ठीक है, इसको मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी है, जो भी उसकी धारणाएं बना लेता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको ट्रांसफेरेंस। जब अगर पेशेंट को लगता है ना, ठीक है, नर्स के साथ, तो क्या होता है, जब पेशेंट को लगता है नर्स के साथ तो क्या होता है, ट्रांसफेरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर नर्स को लगता है तो वो काउंटर ट्रांसफेरेंस कहलाएगा, याद रखना ये। नेक्स्ट का है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ट्रस्ट जो होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का उसमें कोई वो नहीं आती बढ़ोतरी, तो वो क्या होता है, डी, एग्जामिनिंग वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। आप एग्जामिन कर रहे हो उसका वुंड बिना प्राइवेसी दिलवाए, तो ये तो बात ठीक नहीं है ना, तो इससे कैसे ट्रस्ट डेवलप होगा, बल्कि ट्रस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इससे कम और हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अलग निकाल दी है, ये वाला राइट आंसर रहेगा लास्ट। नेक्स्ट देखो, ए नर्स डज नॉट फॉलो विच फैक्टर फॉर डेवलपिंग IPR। नर्स फॉलो नहीं करेगी कौन सा फैक्टर IPR डेवलप करने के लिए, तो एम्पैथी तो रहेगी, ये बात ठीक है, लिसनिंग भी, कॉन्फिडेंस भी, तो अब राइट आंसर रहेगा अनट्रस्टवर्दी नहीं रहेगी। अगर IPR मेंटेन करना है तो ट्रस्टफुल रहना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ इसलिए हमने अलग निकाल दी। नेक्स्ट देखो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय स्टडी ऑफ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा किया गया था ये स्टडी, पहले तो ये बताना है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग तो ये था जोहरी विंडो मॉडल के अंदर पढ़े थे, ये सारी पढ़ा था ना, 4 विंडो थी हमारी जोहरी विंडो मॉडल के अंदर, तो ये है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। देखो कम्युनिकेशन के अंदर आता है ये हमारा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स एक्सेप्ट। इनमें से सारी ही कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं, कौन सी टेक्निक नहीं है, एडवाइजिंग इज नॉट अ टेक्निक, ठीक है। थेरेपेटिक टेक्निक्स देख लो इसमें क्या क्या है, लिसनिंग है, साइलेंस है, सजेस्टिंग है, ब्रॉड ओपनिंग है, रीस्टेटिंग है, क्लैरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, हमर, इन्फॉर्मिंग, फोकसिंग, शेयरिंग, परसेप्शन, थीम, आइडेंटिफिकेशन, पैराफ्रेजिंग, मेकिंग ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, द कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच रिपीटिंग द मेन आइडिया ऑफ व्हाट द पेशेंट जस्ट सेड इज। कम्युनिकेशन टेक्निक ऐसी कम्युनिकेशन की टेक्निक्स जिसमें हम क्या करते हैं, रिपीटिंग द मेन आइडिया ऑफ व्हाट द पेशेंट जस्ट सेड, ठीक है, बार बार मतलब उसको बोल के बताते हैं, तो वो होता है रीस्टेट करना, दोबारा से एक बार बोल दिया फिर दोबारा से रिपीट करना, रीस्टेट करना, ठीक है, वही चीज़ बताना उसको, ये भी एक कम्युनिकेशन की टेक्निक है। नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन टेक्निक यूज फॉर अ क्लाइंट हु इज़ कन्फ्यूज्ड एंड टॉकिंग अबाउट मैनी थिंग्स एट अ टाइम। ऐसे पेशेंट के लिए कौन सी टेक्निक अच्छी होगी, जो ऐसा पेशेंट जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, जो बार बार कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको खुद नहीं पता होता, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक, उसके लिए फोकसिंग वाली टेक्निक काम आएगी, ठीक है। भाई एक जगह बैठा के फिर उसको अच्छे से बतानी है कोई बात, अगर बताएंगे तो। नेक्स्ट क्या है, द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इज़ अ साइकेट्रिक सेटअप इस टर्म। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना नर्स और पेशेंट के कन्वर्सेशन की, ठीक है, साइकेट्रिक सेटअप के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, तो ये होता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है
इंटरव्यू नर्स और पेशेंट के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, जो एक रिटन रिपोर्ट होती है ना कन्वर्सेशन नर्स और पेशेंट की, वो क्या कहलाती है, वो होता है प्रोसेस रिकॉर्ड, अभी पढ़ के आए। नेक्स्ट क्या है, ए स्ट्रेटजी कॉमनली यूज टू इम्प्रूव, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बताओ। अब ये आप कमेंट बॉक्स में सब कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास इतनी